नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइज, आज के क्लास में कक्षा टेंथ का हिंदी पहला चैप्टर जो आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा है, उसका पूरा क्या करेंगे, लेखक परिचय करेंगे और उसका पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी, ठीक है ना, हिंदी कुछ करेंगे तो हिंदी संपूर्ण हिंदी अर्थ का हर अर्थ को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वह क्या है, विधा की दृष्टि से क्या है, निबंध है। विधा की दृष्टि से क्या है, निबंध है, ठीक है ना। जिनके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि इनका पूरा नाम है क्या, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और श्रम विभाजन जाति प्रथा विधा की दृष्टि से क्या है, तो क्या है, निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। तो थोड़ा सा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और जन्म स्थान है उनका महू मध्य प्रदेश। क्या, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी कि हाल ही मार्च के बाद जस्ट अप्रैल आने वाला है वही, यानी कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान यानी कि महू एक गांव है, ठीक है ना, सॉरी महू एक जिला है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, वहां हुआ था। अब देखिए, निधन यानी कि उनका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी को। दिसंबर में हुआ था 1956 ईस्वी को, दिल्ली में हो गया था गाइस। कहाँ हो गया था, दिल्ली में इनका निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। इनके प्रेरक व्यक्ति, प्रेरक के मतलब क्या होता है, प्रभावित, यानी जिससे प्रभावित, जिसको हम लोग समझते हैं आइडियल। क्या, आइडियल, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा आइडियल कौन है, हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके आइडियल थे, यानी कि इनके जीवन में सीख देने के लिए कौन कौन थे, तो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, और देखिए कबीर और ज्योतिबा फूले, यानी कि कौन थे, एक बुद्ध, कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले, तीनों क्या थे, तीन प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है ना। अब देखिए इनके प्रमुख रचना, इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या इनकी रचना है, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इनका पहला रचना है क्या, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है। उसके बाद हु आर दे इनका तीसरा है। चौथा है हु आर सुदराज, पांचवा है, ठीक है, सुदराज। फिर देखिए स्टेटस, ठीक है। उसके बाद द राइज ऑन फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, द राइज ऑन फॉल ऑफ द हिंदू विमेन इनकी छठी रचना। और उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनके सातवां रचना है। और इन्हीं से क्या लिया गया होगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसी से लिया गया है। और इसका हिंदी रूपांतरण हमारे यानी कि ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले लेखक परिचय यानी किताब के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। यानी कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर हुए, ठीक है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म महू मध्य प्रदेश यानी 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार के मतलब एकदम निम्न वर्ग, जिसको मध्य वर्ग, ठीक है ना, एससी, ठीक है ना, तो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। यानी कि मानव, यानी कि उस जमाने के सभी पढ़े लिखो लोगों में सबसे क्या थे, मतलब कि उनमें से एक थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा किए और उसके बाद वहां के नरेश हुए, यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, बड़ौदा नरेश यानी कि क्या, उनको प्रोत्साहित की, चलो अम्बेडकर तुम पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और उनका क्या हुआ, प्रोत्साहन, यानी कि पैसा वैसा उनको समझाए बुझाए और मतलब शारीरिक, मानसिक और इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से भी क्या किए, सहयोग करके उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और क्या, वो गए कहाँ, तो अमेरिका गए, ठीक है ना, अमेरिका पढ़ने गए, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क। फिर वहां से लंदन, यानी कि फिर वहां से कहाँ गए, लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी कि उन्होंने संस्कृत,
पौराणिक, वैद, सारा चीज को जानकारी हासिल किया। और उसके बाद ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना, यानी कि मौलिक स्थापना यानी कि हमारे मूल, ठीक है ना, जो स्थापना उनको क्या किया, प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। यानी कि उस जमाने के अभी तक उनके जैसा कोई मतलब कि, ठीक है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति खूबे नहीं किए, ठीक है ना। यानी कि वहां पे क्या किया, बहुत सारे उनके पास डिग्रियां थी, ठीक है ना। यानी कि समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, अपने ही देश में, यानी कि हमारे भारत में ही कुछ समय क्या किए, उन्होंने वकालत की। वकालत के मतलब वकीली, ठीक है, वकील जो, ठीक है ना, कोर्ट के बाहर रहते हैं, यानी कि केस लड़ने का काम। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया, यानी कि समाज में अधिकार दिलाने के लिए जो अछूत, यानी कि छुआछूत की जो भेद भावना होती थी, ये छूत जात है, या इस नीची जात है, निचली कास्ट का है, ये तरह तरह की बातों को क्या किया, यानी कि, और खास करके स्त्रियों, यानी कि स्त्रियों के साथ, जैसे मान लीजिए कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियां पढ़ेगी कैसे, ठीक है। जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले कहीं साइकिल की फलाना की बेटी साइकिल चलाती है, यही उसका, ये तरह तरह का बात, स्त्री उसका बेटी है, ये करती है, पढ़ाई जाती है, कॉलेज जाती है, कैसे भेजता है, इस तरह का। तो इस सब को क्या किए, सबका जो क्या हुआ, इस सबको क्या किए, समझाने बुझाने का और उनको अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किए, ठीक है ना। अब देखिए, उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। उनके चिंतन और रचनात्मकता, यानी कि वो किनसे प्रभावित थे और रचना किनके जैसा करना चाहते थे। तो यानी कि 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि क्या करते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि उन्होंने संविधान को लिखने में क्या किया, अपने आप को झोंक दिया। और इसीलिए हम लोग आज भारतीय संविधान के निर्माता कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, ठीक है ना। अब देखिए, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब का निधन कब हुआ, दिसंबर 1956 में। कहा, दिल्ली। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी अनेक पुस्तकें थी बुआ, ठीक है ना, ठीक है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है, यानी कि उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक के साथ साथ प्रमुख रचना और भाषण कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, जो यहाँ लिखा हुआ है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा द अनस्टेबल्स। चौथा हु आर दे। पांचवा हु आर शूद्राज। छठा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। सातवां बुद्धा एंड हिज धम्मा। सातवां थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। आठवां द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू। नौवां वीमेन। और नौवां एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। अब देखिए इनका कितना 9-10 को जो रचना हुआ। अब देखिए हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि उनके नाम से इनकी संपूर्ण उनका वैदिक वाङ्मय जो भी था 21 खंडों में क्या हुआ है, प्रकाशित हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो विख्यात भाषण है, ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो उनके द्वारा लिखा जो दिया गया भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि सन 1936 में यह भाषण दिया गया था। और यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो ललई सिंह यादव हुए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, इसी को हिंदी रूपांतरण उसका एक छोटा सा भाग उठाया और श्रम विभाजन जाति प्रथा की रचना कर दी, ठीक है ना। अब ये भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी, ठीक है, इसकी क्रांतिकारी
दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। और यह क्या हुआ, पढ़ा न जा सका, यानी कि इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और बाद में बाबा साहब ने इसे क्या किया, स्वतंत्र पुस्तिका यानी कि एक पुस्तक के रूप में क्या किया, इसको मतलब कि प्रकाशित करवा दिया। अब देखिए, प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी कि जो हमारे भारत में क्या होता है, इनकी पहले जो मध्य युग मतलब बीच के काल में अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक और न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि पर विचार करते हैं। यानी कि जो हमारे साथ जात पात न्याय अन्याय इस तरह का, उस पर क्या करती है, इस चैप्टर विचार करती है, पाठ विचार करवाती है। अब देखिए, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी आश्वास्त है कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका। यानी कि लोकतंत्र के लिए आश्वास्त कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता के दृष्टिकोण बनकर उभरा सका। यानी कि बाबा साहब का जो संस्करण, यानी कि जो लोग क्या थे, अछूत माने जाते थे, या ठीक है दलित लोग थे, या फिर स्त्रियां लोग, उनके मन में क्या हुआ, एक जज्बा, एक जुनून उभर कर सामने आए। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। और खासकर भारतीय यानी कि भारत में क्या है, जात पात एकदम कूट कूट के भरा हुआ जात है, फलनवाई जात है, चिलनवाई जात, इस तरह के बात को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और खास करके तो इसीलिए क्या हुआ, तो भारतीय के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद यानी कि काफी सीखने को मिला। चलिए इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। आगे देखिए, अब आपका आता है श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि श्रम के आधार पर जाति का विभाजन, ठीक है ना। अब देखिए, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन। अब देखिए, यह विडंबना की बात है। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग बीच में लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि यह विडंबना की बात है। क्या विडंबना है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जातिवाद के नाम पे, जाति के नाम पे क्या है हुआ, मन में जात पात के लेकर के घृणा, भेदभाव, ठीक है, पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी कि जो इसको मानते हैं, जात पात को समझते हैं, पोषते हैं अपने मन में, समझिए तो उसको कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी अलग अलग आधार पर समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, यानी कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि यह जो हमारा आधुनिक समाज है, कार्य कुशलता यानी कि कार्य को आसानी से चलाने के लिए सामाजिक विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि चूंकि जाति प्रथा, ठीक है, तो यानी कि पहले क्या था, यानी कि हमारी यह जात, ठीक है, 4 वर्गों में बांट दिया गया था, जिसके कारण क्या था, यानी कि पहले ही से बांट दिया गया था कि फलाना ये जात का है तो ये काम करेगा, ये जात के है तो ये काम करेगा, ये जात के है तो ये काम करेगा। तो यानी कि उसके आधार पे क्या कर दिया, जाति को, यानी कि उसके जात के आधार पे कार्यों को बांट देना। चलिए, तो यानी कि जिसे कैसे हुआ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये आपका है वो। लेकिन पहले क्या था, अगर क्या है, सेठ का बेटा तो सेठ बन, यदि दुकान चलाने वाला का बेटा दुकान ही चलाएगा, राजा का बेटा तो राजा बनेगा, मजदूर का बेटा तो मजदूरी बनेगा, ठीक है ना, मंत्री का बेटा है तो उसके यहाँ नौकरी चाकरी करेगा, ठीक है। तो यही था मन में, ठीक है। अब देखिए, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। श्रम विभाजन निश्चय सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। यानी कि श्रम विभाजन, ठीक है ना, श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, यानी कि सभी वर्गों के लिए श्रम विभाजन नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो वर्ग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, जैसे आप एक क्या है, मतलब कि मजदूर के बेटा है, ठीक है, मजदूर के यहाँ के हैं
और अगर मान लिया पढ़े लिखे हैं तो अगर पिताजी, पहले क्या था श्रम विभाजन, अगर पिताजी मजदूरी करते हो तो आप चाहे जितना कुछ रहे, जितना टैलेंटेड है, आपको मजदूरी ही करना है, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि भारत में खास करके ये किया जाता है कि श्रम विभाजन ही नहीं, उसको क्या किया है, श्रम विभाजन के आधार पर उसको जाति का विभाजन कर दिया जाता है, जो कि विश्व के, यानी कि उसके मन में क्या होता है, जात हम ये हैं तो हमको ये नहीं होगा, ठीक है ना, हम ये जाति के हैं तो हम ये हैं, ठीक है, हम बड़े जाति के तो हम बड़ा हैं सब दिन, ठीक है ना, इस तरह का मन में भावना है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कि जाति के आधार पर श्रम यानी कि मेहनत मजदूरी का विभाजन कर देना ही क्या कहलाएगा, तो ये क्या है, स्वाभाविक नहीं है। अब देखिए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की रुचि। अब मान लीजिए कि पढ़ लिख के कोई, जैसे आप ही लोग में से कोई निम्न वर्ग से होंगे, कोई उच्च वर्ग से होंगे, तो क्या होंगे, उनको क्या लगेगा, अब मान लीजिए कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो क्या आपको भी डॉक्टर बना दिया जाए, ये अनुचित है। मान लीजिए कि जो क्या है, एक कम गरीब घर से है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर बनने का काबिल है, तो डॉक्टर बनना चाहिए ना, हाँ, तो यही है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। यानी कि कुशल समाज की रचना के लिए हम किसी व्यक्ति को इतना विकसित कर दे कि वो अपने कार्य और पेशा के लिए स्वयं अपने चुनाव करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, यानी कि उसके काबिलियत को न देख करके उसके जाति या उसके माता पिता के आधार पर कि यहाँ फलना हमारे यहाँ नौकरी करता था तो तुम्हारा बेटा अगर होगा तो हमारे यहाँ नौकर, जैसे पहले के, ठीक है ना, क्या होता था कि पहले के ठाकुर या राजा महाराजा होते थे कि हाँ हमारे यहाँ मंत्री है, तो अगर तुम्हारा बेटा होगा तो हमारे यहाँ मंत्री बनेगा। तुम क्या हो, हमारे यहाँ ढोलक बजाने वाले हो तो क्या होगा, तुम हमारे यहाँ ढोलक बजाओगे। तुम हमारे यहाँ गायक हो तो तुम्हारा बेटा होगा तो गायक बनना पड़ेगा, भले गायकी में उसको इंटरेस्ट रहे या ना रहे, उसको नाचने में इंटरेस्ट रहे या ना रहे, बचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का। अब देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी कि जाति प्रथा क्या करती है, उसके पेशे का निर्धारण नहीं करती बल्कि उसको जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। वो चाह कर भी दूसरा कार्य को नहीं कर सकता अगर इस प्रकार के रहे तो। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, यानी कि भले ही उसको ना पसंद आए पैसा या उसको से ना चले, वो भूखे मर जाए चलेगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि अगर अचानक क्या हुआ कि हाँ आप ये हैं, आपको दुकान, आप ये फलाने जाति के हैं, आपको दुकान चलाने का अधिकार नहीं है, ये मतलब कि क्या हुए, ये उद्योगपति ने मना किया कि हाँ फलाने जाति को ही हम क्या देंगे, केवल और केवल, जैसे मान लीजिए कि आप जियो के यूजर हैं, अब मुकेश अंबानी ऐलान कर दे कि हाँ हम केवल बड़े जाति को जियो का सिम ऑफर करेंगे, तो जो क्या कर रहा है, यूज कर रहा हो, क्या कर सकता है, जिसको आदत लगा है वो जियो का, मान लीजिए दूसरा नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो क्या होगा, बेचारा तरस जाएगा। या मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि नहीं बड़ा जाति को क्या करना है, चावल खाना है, छोटा जाति को नहीं खाना है, तो बेचारा भूखा मर जाएगा। ये काम करना है, इसको नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, तो यानी कि क्या हो सकता है, उसको भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। यानी कि हिंदू धर्म की, ठीक है ना, जाति प्रथा ऐसा पेशा चुनने को किसी को अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो। इस प्रकार की पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि खास करके हमारे भारत के हिंदू धर्म है वो क्या किया जाता है
यानी कि जो आपका पूर्वज, यानी कि जो आपके पिताजी करते आ रहे हैं वही पे काम आपको करना है, चाहे आपको आता हो या नहीं। जैसे कैसे बोले कि पहले के राजा महाराजा अगर मान लीजिए उसके घर में तानसेन है तो तानसेन का बेटा तानेसेन बनेगा, यानी कि सिंगर का बेटा सिंगर है, भले उसको गाना गाने में इंटरेस्ट रहे या ना रहे, खेलने में इंटरेस्ट रहे चाहे ना, नौकर है तो नौकर का बेटा नौकरी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि इस प्रकार देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि श्रम विभाजन के आधार पर भी काफी दोष से क्या है, जुड़ी हुई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यानी कि मनुष्य अपना व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई, जैसे मान लीजिए कि आप क्या है डीएम बनना चाहते हैं और क्या आपको कह दिया कि नीचे जाति का तुम डीएम नहीं बनेगा, तो आपको क्या हो सकता है, आप या कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, निराश हो सकता है, सहने की क्षमता खत्म हो सकता है सुसाइड कर ले, मर जाए, आत्महत्या कर ले, इस तरह की भावना, ठीक है, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि में का इसका कोई अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग के घर में, इस मानिए कि आपको मतलब कि पढ़ने का मन नहीं है, आपको खेलने में कैरियर बनाना, तो आपको जबरदस्ती व्यवस्था नहीं होगा, तुम पढ़ो, तुमको नौकरी लेना है, ये करना है, तो ये आपका क्या है, मजबूरी है। व्यवस्था बस क्या होता है, पढ़े मन नहीं लगता है, लास्ट में क्या होता है, ना नौकरी होता है ना उधर, दोनों का दोनों छूट जाता है, तो भूखे मरने का अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई गाना गाना चाहता है, उसको पिताजी कहते नहीं तुम पढ़ो, समाज कहता है। तो इस तरह का ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी स्थिति मनुष्य को, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान नहीं चलाना चाहता, उसको जबरदस्ती पिताजी ना वो तुम दुकानें चलाने के लिए बने हो, यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, उस बच्चे के साथ अन्याय होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल न लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जहां पे जबरदस्ती काम करवाया जाए वहां पे न दिल लगेगा न दिमाग, और उसमें कैसे काम जल्दी जल्दी होगा, ये बात है, ठीक है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बनाती है। यानी कि आर्थिक मतलब कि हम लोग जान गए, मतलब कि क्या हम लोग को सोचना चाहिए कि जो जाति प्रथा है क्या है, एक हानिकारक प्रथा है, जो क्या करता है, हम लोग को रुचिपूर्ण काम ना करके क्या करता है, दूसरे पे हम बांध देता है, जो क्या होता है, यानी कि हम लोग को निष्क्रिय बनाता है, हम लोग को डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना, सॉरी मतलब अन फ्लाइट मोड में, एक तरह से कह सकते हैं फ्लाइट मोड में डाल देता है, ठीक है ना। यानी कि काम करना तो लगता है कि थकल लगता है मन, कुछ जो काम करने में आपको मन न लगता है, ना दिन लगे ना दिमाग, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हो रहा है तो हो रहा, ठीक है ना, तो ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, यानी कि समस्या के क्या पहलू है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी समस्या अगर आप लोग मैं अपने समस्या के रचनात्मक पहलू, यानी कि जो रचनात्मक पहलू है, अगर मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न, यानी कि कोई भी बाबा साहब से पूछेगा कि आप जाति प्रथा, जाति का आलोचना क्यों कर रहे हैं, तो यानी कि इनका क्या है, इनका ये मैं जातियों का विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि मेरी दृष्टि, यानी कि बाबा साहब की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज है स्वतंत्रता, मेरा आदर्श समाज है स्वतंत्रता, यानी कि हम देश स्वतंत्र है, हमारा यहाँ लोकतंत्र है, तो हम स्वतंत्र क्यों ना हो भाई, ठीक है ना। हम क्या है, लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो हम स्वतंत्र, हम क्या है, हमको अपने मर्जी से, हम क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, हमको अपने मर्जी से काम करना है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से क्या सकते हैं, आप रोक नहीं सकते कि हाँ अब तुम फलन के बेटा, यानी कि तुम नीचे जाति के हो या तुम ऊंचे जाति के हो तो तुम बड़े काम कर सकते हो, तुम डीएम बन सकते हो, तुम नीचे जाति के हो तो तुम चपरासी बनोगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समानता, समता, भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारा पर आधारित होगा हमारा समाज, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है
भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी कि भाईचारे यानी कि एक दूसरे से मेल मिलकर भाई की तरह रहे, इसमें एक दूसरे को क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पे बाबा साहब का कहना एकदम 100% सही है, क्योंकि हमारा समाज क्या हो सकता है, हमारा देश एक दूसरे, पिछड़ा बार भी जब अंग्रेज का गुलाम होता तो इसी रीजन था, हम लोग में यहाँ जात पात धर्म, ठीक है ना, इस तरह के लेकर के भावना को देख करके भड़का गया और उसने क्या किया, डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारा देश पर आक्रमण कर, हमारा देश को गुलाम बनाए रखा। और यही अगर भावना हम में रही तो हम लोग फिर गुलाम होंगे, लेकिन ऐसी भावना सब समाज में खत्म हो रही है। आप लोग भी इस तरह की भावना को निकाल देंगे। चलिए, यानी कि किसी को आपत्ति हो सकती है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, यानी कि एक गतिशीलता समाज की हो, ठीक है ना, कोई वांछित परिवर्तन के लिए एक छोर से दूसरे छोर, यानी कि एकदम हाथ से हाथ मिलना होना चाहिए, एकदम गले से गले लगाकर क्या करना चाहिए, यानी कि हम तुमको सपोर्ट में है, तुम जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, पढ़ो लिखो मौज करो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा कुशल समाज का निर्माण होगा और हमारा भारत क्या होगा, महान होगा। चलिए, तो देखिए, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी कि ऐसे समाज में एक दूसरे के प्रति समय पे रक्षा सुरक्षा अपने आप को, ठीक है ना, तरह तरह से मतलब कि बहुत सारा क्या करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प। अब क्या हो सकता है, कहे ना तुम फलाना जाति को, तुमको क्या कर सकते हैं, तुम सुरक्षा के लिए नहीं हो, तुम हमें नहीं सटो, तुम इस तरह की भावना को खत्म करेंगे तब हमारा समाज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखिए, सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध हो रहने चाहिए, यानी कि सामाजिक जीवन में, यानी कि सामाजिक जीवन में आवाज एवं संपर्क के अनेक साधन, यानी कि दूसरे से जुड़ने के लिए अनेक साधन भी होने चाहिए, ठीक है ना, बहुत जल्दी। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है कि इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी कि भाईचारे, दूध और पानी मिला दिया जाता है तो दोनों का रंग क्या हो जाता है, दोनों मिल जाता है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से हमारा समाज के प्रत्येक जात प्रत्येक लोग एक दूसरे से मिलकर रहे, जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र है, भाईचारा है, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र केवल सामूहिक जीवन की रुचि नहीं, सामूहिक जीवन के जीवनचर्या नहीं, ठीक है ना, यानी कि केवल सामूहिक जीवन नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने देश का मालिक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने देश का मालिक है, इसलिए सबको एक प्रकार का अनुभव देना चाहिए और एक दूसरे का मतलब कि आदान प्रदान का, ठीक है ना, या एक दूसरे का रीति रिवाज को अपनाने के लिए पूर्णतः मौका देना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़ा छोटा जात सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, और इसमें साथ साथ श्रद्धा और सम्मान का क्या हो, भाव हो, एक दूसरे से मिलकर रहे, जुलकर रहे, साथ में गले मिले, खाए पिए, ठीक है ना। तो इस तरह की भावनाओं को क्या हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है, इस पे, ठीक है ना, इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए, आपका लेखक परिचय और श्रम विभाजन लाइन बाय लाइन पूरा खत्म हो गया, संपूर्ण हिंदी अर्थ इसका इस प्रकार से था। और चलिए मिलते हैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और तब तक के लिए और साथ में साथ शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।